तो एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो है और उस वीडियो में जो आज हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है मॉडर्न इंडिया से, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से। और आधुनिक भारत के इतिहास में भी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ, किस तरह से यूरोपियन कंपनियाँ जो थी, जैसे पुर्तगाल आए थे, अंग्रेज, डच, तो इस तरह से जो आकर के उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ व्यापार के लिए आए और व्यापार के बाद में फिर वो कुछ यहीं पर रह गए। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को आज हमने यहाँ पर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हर एक परीक्षा के लिए। और मॉडर्न इंडिया एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो मॉडर्न इंडिया के जो टॉपिक है, भारत में यूरोपीय जो कंपनियां आई, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में देखना है। तो चलिए फिर शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखिए, सब्सक्राइब करने से वैसे तो आपका कुछ जाता नहीं है, उसमें कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और साथ ही साथ उसे सब्सक्राइब कराएं चैनल को, जिससे कि उन्हें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सके। और देखिए, रेगुलर हम इस पर वीडियो दे रहे हैं और रेगुलर ही क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी और थ्योरी में भी और साथ ही साथ हम टेस्ट के रूप में भी वीडियो दे रहे हैं। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और बताएं कि कैसी लगी हैं और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करें अपना आज का ये सेशन। और यूरोपीय कंपनियों का भारत में किस तरह से आगमन होता, तो इसमें थोड़ी सी बात करने पहले देखिए, सबसे पहले जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनके आगमन का क्रम चला। और सबसे पहले पुर्तगाल भारत आते हैं 1498 में, उसके बाद में डच और डचों के बाद में अंग्रेज और उसके बाद में फ्रांसीसी। तो इस तरह से एक क्रम बना उनका आने का यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर सर फ्रांसिस ड्रेक या जॉन कॉबर्ट? तो सही आंसर क्या होगा, अपना भी टिक करते रहें और अपना भी देखें कि आप कितना क्वेश्चन इस आंसर से सही कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं। अगर कम स्कोर आता है तो एक बार वीडियो को ज़रूर रिपीट करके देखें, रिवाइज करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो वर्ष 1498 में जो पुर्तगाल आया था वो सबसे पहले आया था यहाँ पर वास्को डी में गया था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा आकर के वो केरल के में एक जगह है कप्पड़, और कप्पड़ में वो आकर के वहाँ पर उतरा। और उतरने के बाद में जो एक कालीकट का एक राजा था जमोरिन, जिसने उसका स्वागत किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो वास्को डी गामा होगा। ठीक है, वास्को डी गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1498 में वो यहाँ पर आता है और कहाँ? ठीक है, कप्पड़। ठीक है, केरल में एक जगह है कप्पड़ और यहाँ पर आकर वो उतरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन वही है लेकिन उसका बदलने, क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो कोलंबस, वास्को डी गामा, गैलीलियो या फिर फेरेंडोस? तो वही क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, वास्को डी गामा, जो 1498 में यहाँ पर आया था। इस तरह से रिवाइज करेंगे तो आपको बार बार चीज़ों को एक बार देखना नहीं पड़ेगा, आपको एक बार में ही वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो सही आंसर लगा लिया होगा आपका 1498 में। ठीक है, 1498 में
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। देखिए एक ही प्रश्न है और उसको कई तरीके से पूछा गया है और ये पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो सही आंसर होगा वो देखिए फ्रांस से आए थे डच या पुर्तगाली या फिर अंग्रेज। तो पुर्तगालियों को दिया जाता है इसका श्रेय समुद्री मार्ग की खोज का। ठीक है, कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो सबसे पहले जब समुद्री रास्ते से आया था 1498 में, तो ये केरल में एक जगह है कप्पड़ो, कप्पड़ में जाकर के उतरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जो ये पहला पुर्तगाल था जो वास्को डी गामा था, और ये किस तरह से आया? ये सबसे पहले आया था एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मनीद की सहायता से। ठीक है, अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की इसने समुद्री यात्रा की और ये जो यहाँ पर उतरा था, ठीक है, ये याद रखेंगे डेट 17 मई। ठीक है, 17 मई 1498 को, ठीक है, भारत में उतरा था केरल में। ठीक है, कप्पड़ नामक जगह पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो वहाँ का जो राजा था कौन था? ठीक है, जमोरिन था। ठीक है, और जमोरिन ने ही, ये एक हिंदू शासक था और इसने जमोरिन ने वास्को डी गामा का वेलकम किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ठीक है, तो पहले जो यूरोपियन थे कौन थे? वो थे पुर्तगाल थे। ठीक है, 1498 में ये भारत आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए इसकी एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं आप सब, PDEF। ठीक है, PDEF। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद में डच आते हैं, फिर इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, और उसके बाद में फ्रांसीसी भारत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? ठीक है, तो किसने किए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे और उन्होंने यहाँ करके भारत के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो उपनिवेश का, ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का जो पहला जो वायसराय बना था वो कौन बना था? तो वास्को डी गामा, डियाज, अल्फांस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या फिर अल्बुकर्क। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, ठीक है, 1505 में भारत आया था। ठीक है, 1505 में। ठीक है, डेट भी ये सर भी याद रखेंगे, 1505 में भारत आया था ये, और पहला गवर्नर था ये पुर्तगाली। और इसी ने एक नीति, एक ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, वो इसी ने स्टार्ट की थी यहाँ पर आकर के, इस नीति को इसने अपनाया था। और उसके बाद में 1509 में, ठीक है, 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क जो था ये 1509 में दूसरा गवर्नर बनकर के भारत आता है। ठीक है, ये सेकंड पे होता है और फर्स्ट पे आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये फर्स्ट पे आता है, इसको याद रखें, फर्स्ट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी कि नीला जल योजना, ठीक है, नीला जल योजना या शांत जल की नीति भी से कहते हैं, तो ये किसने अपनाई थी? तो पहला गवर्नर कौन था? 1505 में बनकर के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और इसी ने इस ब्लू वाटर पॉलिसी को भारत में शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाल वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो किस किले या किस दुर्ग का निर्माण कराया था पहले पुर्तगाली वायसराय ने? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सेंट एंजेलो फोर्ट का। इस किले का निर्माण सबसे पहले कराया था पहले पुर्तगाली ने 1505 में। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में यूरोप में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले या दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ पर किया था? देखिए, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने तो सबसे पहले अपना जो किला या दुर्ग जो बनाया था, या उसको फैक्ट्री भी का रूप नाम भी उन्होंने दिया था। तो ये सबसे पहले कोचीन में किया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने कोचीन में किया था। और उसके बाद में जो डच थे, डच, ठीक है, डच और अंग्रेज, ये भी याद रखेंगे, इन दोनों ने मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर अपने पहला फैक्ट्री स्थापित की थी। और डचों ने की थी 1605 ईस्वी में, और अंग्रेज़ों ने की थी 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री। और साथ ही साथ बात कर लें फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी जो थे, ठीक है, जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने जो पहली फैक्ट्री खोली थी, ठीक है, वो गुजरात में खोली थी, सूरत में खोली थी। और ये 1668 ईस्वी में, ठीक है, 1668 में। तो ये तो नहीं याद रखेंगे, पूछा जाता है कि किसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किस आंदोलन ने, ठीक है, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में, ठीक है, तो वो था गोवा मुक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? तो पहला जो पुर्तगाली था, इसमें देखिए, पहला जो बनता था अल्मेड़ा बनता है, और उसके बाद में बनता है अल्बुकर्क। लेकिन जो अल्बुकर्क है, इसी को माना जाता है वास्तविक नींव जो रखने का जो श्रेय है वो अल्बुकर्क को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने का जो श्रेय जाता है वो अल्बुकर्क को जाता है, जो दूसरा वायसराय बनकर आता है पुर्तगाल से। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो कौन सी थी जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी? तो इन्होंने जो पुर्तगाली थे, इन्होंने जो अपनी बंगाल में जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो हुगली में लगाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हुगली सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी, यही नहीं, सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था ये पुर्तगालियों ने ही बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, बी, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्न में से कौन थे? देखिए, मुद्रालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे वो कौन लेके आए थे? ये पुर्तगाली ही लेकर आए थे, ठीक है, पुर्तगीज लेके आए थे। और इन्होंने सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस जो खोली थी, ठीक है, वो 1556 में खोली थी, ठीक है, 1556 में खोली थी। और कहाँ पर खोली थी? ये गोवा में। तो ये भी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो कब खोली या कहाँ पर खोली थी? तो गोवा में 1556 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लेके आए थे। और यहीं ये भी पूछा जाता है कि जो भारत में, ठीक है, भारत में जो तंबाकू है, ठीक है, तंबाकू, इसकी जो खोज, मतलब खोज नहीं, सॉरी, इसकी जो खेती जो शुरू की थी वो कौन लेके आए थे भारत में? तो ये लेके आए थे पुर्तगीज ही, ठीक है। तो यहाँ का इसका भी आंसर, सही आंसर जो होगा वो पुर्तगीज ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में 18 है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? देखिए, ये एक थोड़ी सी कहानी है। जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेज़ों को, ठीक है, अंग्रेज़ों को जो बम्बई सौंप दिया था, बम्बई जो दिया गया था वो कैसे दिया गया था, कब दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए, पुर्तगाली राजकुमारी
ब्रांजा कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय का विवाह। ठीक है, तो कैथरीन जो थी पुर्तगाली जो थे, ठीक है, पुर्तगाली एक राजकुमारी थी ब्रांजा कैथरीन, और इसकी जो शादी होती है वो चार्ल्स द्वितीय के साथ में हो जाती है। और अंग्रेज़ों को जो ये बम्बई मिलता है वो इनको दहेज में इनको दिया जाता है। ठीक है, दहेज में दिया गया था, क्योंकि 1661 में, ठीक है, 1661 में जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी राजकुमारी की जो शादी थी वो ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय इससे कर दी थी, और बम्बई को क्या था दहेज के रूप में इन्होंने इसको दे दिया था। और साथ ही साथ याद एक चीज़ और रखेंगे, याद रखेंगे, देखिए 1668 में जो चार्ल्स जो द्वितीय थे इन्होंने बम्बई बम्बई जो था, ठीक है, बम्बई बम्बई जो है इन्होंने किराए पर दिया था 10 पौंड, 10 पौंड वार्षिक, 10 पौंड वार्षिक इन्होंने किराए पर दे दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने ये किराए पर दे दिया था। तो ये इतनी दोनों चीज़ों दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे 1661 में। ठीक है, जो रानी राजकुमार थी इसकी शादी चार्ल्स द्वितीय को से होती है, और जो पुर्तगाली थे वो अपना जो बम्बई है उसे दहेज के रूप में दे देते हैं चार्ल्स द्वितीय को। और साथ ही साथ उसके बाद में जो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ही किराए पर दे दिया था 10 पौंड वार्षिक पर ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो कहाँ की राजकुमारी थी? पुर्तगाल। ठीक है, कहाँ की थी ये? पुर्तगाल की राजकुमारी थी जो दहेज में दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा 1661 में। किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये देखिए जो यूरोपीय थे वो क्या करते थे, यहाँ पर आकर के जो यहाँ से किससे देखिए मसाला जो था, ठीक है, मसाले से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो, और ये यहाँ से मसाला खरीद करके लेकर के जाते और ब्रिटेन में जा कर के उसे ऊंचे दामों पर बेचते, और जिससे वो बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाते थे। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मसाला होगा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? तो देखिए पुर्तगाली थे, ठीक है, ये सबसे पहले आए थे भारत में। ठीक है, 1498 में भारत आते हैं, और ये उसके बाद में जो यहाँ से जो जाते हैं 1961 में, ठीक है, 1961 में ये गोवा को छोड़ करके चले गए थे। तो ये पुर्तगीज ही थे, सबसे पहले आए थे 1498 में, और 1961 में ये भारत छोड़ करके गई, इनकी गोवा को यहाँ से छोड़ करके चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सही ये भी याद रखेंगे कब गए थे यहाँ से 1661 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये की थी किसने? डचों ने की थी। पुर्तगाली यहाँ आंसर नहीं होगा, कभी आप पुर्तगाली का टॉपिक चल रहा था तो पुर्तगाली ही लगा दें, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डचों ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा डच। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो जो डच थे, डचों ने सबसे पहला जो अपने उपनिवेश था वो कहाँ पर था इनका सबसे पहला? तो ये मसूलीपट्टनम में था। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, कब था, कब बनाया था इन्होंने? 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना सबसे पहला उपनिवेश स्थापित किया था, और अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में किया था, इसके बाद में जब अंग्रेज आते हैं। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो व्यापारिक जो अड्डे इन्होंने स्थापित किए थे कहाँ कहाँ पर किए थे? तो देखिए सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना और उपरोक्त सभी। तो
जो डच थे, डचों ने अपने जो व्यापारिक जो अड्डे स्थापित किए थे वो अधिकतर इन सभी जगहों पर स्थापित किए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में जो स्थापित किया था अपना कारखाना डचों ने, वो कहाँ पर स्थापित किया था? बंगाल में, ठीक है। तो सही का आंसर जो होगा इसका 25 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इन्होंने जो सबसे पहले सबसे पहले नहीं, सॉरी, बंगाल में जो अपना कारखाना स्थापित किया था वो चिनसूरा में स्थापित किया था, और ये क्या था 1653 ईस्वी में, ठीक है। 1653 ईस्वी में बंगाल में अपना पहला कारखाना चिनसूरा में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो उस समय किसका था? देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब उसकी स्थापना होती है ब्रिटेन में, ठीक है, तो भारत में कौन शासक कर रहा था उस समय पर? तो उस समय पर जो अकबर था, अकबर शासन कर रहा था। लेकिन जब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो अकबर शासन कर रहा था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला जो कारखाना स्थापित किया था वो किससे किया था? वो किया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में, और जहांगीर के दरबार में ही एक अंग्रेज आता है जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस पहुंच जाते हैं जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में जाकर के ये इनसे बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और ये तुर्की भाषा में वार्तालाप करते हैं। और वहीं जब तुर्की भाषा में ये वार्तालाप करते हैं जहांगीर के साथ, तो जहांगीर इनसे बहुत खुश हो जाते हैं कि एक अंग्रेज़ है और वो जो हमारी भाषा में बातें कर रहा है। और जो जहांगीर फिर इसको एक उपाधि देते हैं इंग्लिश खान की, ठीक है, इंग्लिश खान की इसको उपाधि देते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी? वो कैप्टन हॉकिंस को दी थी जहांगीर ने। तो इतनी बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 27 नंबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो ऑलरेडी इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। तो उस समय भारत में किसका समय था, कौन बादशाह था? तो वो अकबर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड में कौन शासक था? इंग्लैंड में किसका शासन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, गठन हुआ? तो वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ प्रथम, ये इनका शासन था उस समय पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़, एक बात और याद रखेंगे। देखिए, महारानी एलिजाबेथ ने, देखिए, सन 31, ये रखेंगे 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में क्या कंपनी को पूर्व के जो देश थे, पूर्व के देशों में, ठीक है, जो पूर्वी देश थे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दिया था 15 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये पूछा जाता कितने वर्षों के लिए उन्होंने अधिकार पत्र प्राप्त किया? तो 15 वर्षों के लिए, ठीक है, किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष या ईस्वी में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुई थी, जो गठन हुआ था, 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था? तो कब, किस दौरान, किस समय पर उन्होंने स्थापित किया था? तो 1600-1612 के बीच में, 1600 में स्थापना होती है और उसके बाद में भारत आते हैं, और 1611 ईस्वी में ये अपनी एक व्यापारिक कोठी 1600 मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो कौन थी जिन्होंने अधिकार दिया था पूर्वी देशों पर? तो महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम
थी जिन्होंने 15 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र दिया था कि तुम जाओ और पूर्व के देशों पर अपने व्यापार स्थापित करो, या अपने व्यापार करने का एक अधिकार उन्हें दे दिया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ की थी? भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने कहाँ? तो ये की थी, देखिए ऑप्शन इसमें नहीं है कौन सा, मसूलीपट्टनम। तो यहाँ पर हम जाएंगे किस ऑप्शन के साथ में? सूरत के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। वैसे 1611 में ये मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी या अपना एक फैक्ट्री खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मसूलीपट्टनम नहीं है, तो यहाँ पर हम मद्रास के साथ में जाएंगे और मद्रास ही यहाँ सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था, ये कहाँ किया था पहला व्यापारिक? तो ये सूरत में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सेम क्वेश्चन है वही। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो इस जगह पर इन्हें 1613 में, ठीक है, 1613 में कहाँ पे मिली थी? 1611 में तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित कर लिया था 1611 में, लेकिन 1613 में ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो पहला अधिकार जो प्राप्त हुआ था किसे हुआ था? तो सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था अधिकार जो मिला था? वो ईस्ट इंडिया सबसे पहले जो अधिकार मिला था वो मिला था लीवेंट कंपनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लीवेंट कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो भारत में अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पहली प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ पर ही थी? तो ये मद्रास में स्थापित की थी उन्होंने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मद्रास। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष लिया था? तो मद्रास को पट्टे पर ले लिया था इन्होंने, तो ये कब लिया था? तो 1639 ईस्वी में। ठीक है, 1639 में इन्होंने मद्रास को पट्टे पर ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो कौन सा अंग्रेजी जहाज था जिससे ये भारत आए थे अंग्रेज? ठीक है, तो ये था रेड ड्रैगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रेड ड्रैगन। निम्न किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? तो किसका निर्माण सबसे पहले कराया था किन किलों में से? देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजेलो। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, इसको सबसे पहले स्थापित किया था अंग्रेजों ने। और देखिए एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, देखिए 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। ठीक है, तो किससे लिया था? देखिए नाम याद रखेंगे, चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने इसको पट्टे पर ले लिया था, और यहीं पर इन्होंने सेंट फोर्ट जॉर्ज की जो स्थापना की थी वो यहीं पर की थी। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो कहाँ पर की थी? ये भी मद्रास में। ठीक है, मद्रास। तो इस प्रश्न से मुझे याद आया, तो इसलिए मैंने पीछे जाकर के उसको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मद्रास जो है, मद्रास वो कहाँ पर है? अगर आपने ये देखा कि मद्रास कहाँ है, तो आप इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो मद्रास तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो मद्रास है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चलिए
जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वो था शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय ने ही, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद में देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। यही मैं बताने वाला था अभी उस क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे एकदम आगे वही क्वेश्चन आ गया। तो शाह आलम जो द्वितीय था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी और उसके साथ में उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। तो कब दिए थे इन्हें इसने? तो ये दिया था 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इतना भी आप याद रखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि छोटे छोटे जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन हम अधिकतर गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखें, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो कौन गवर्नर जनरल था जिसे ये दीवानी प्रदान की थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की? ठीक है, तो वो था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड क्लाइव था। व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? तो किसको छूट दी गई थी? वो दे दी गई थी अंग्रेजों को। तो 1717 में चुंगी अदा, यानी कि जो चुंगी होती है, जो टैक्स होता था चुंगी वाला है, तो उससे इन्हें छूट दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? तो सोली के स्थान पर किसको हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम फेवरेट क्वेश्चन भी है ये। तो किसको हराया था सोली के स्थान पर? ठीक है, तो वो था थॉमस बेस्ट, ठीक है, थॉमस बेस्ट था, इसको हरा दिया था, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो बेदरा के युद्ध में किसकी, तो देखिए बेदरा का जो युद्ध होता है ना, बेदरा कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, इतना याद रखेंगे, पश्चिम वेस्ट बंगाल। चलिए वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, तो वेस्ट बंगाल में है ये। और 1759 में, ठीक है, 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में 1759 में हरा दिया था और भारत पर अपनी गतिविधियाँ, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो ये पुर्तगालियों को इन्होंने यहाँ पर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो सबसे पहले इनका जो लक्ष्य था वो क्या था? तो इनका जो लक्ष्य था वो केवल व्यापार करना था, इन्हें यहाँ की ज़मीन को हड़पना या यहाँ पर रहने का इनका कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ पर रहने बसने की ही प्लानिंग बना ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, व्यापार है लेकिन भूभाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी शक्ति का जो, अब फ्रांसीसी से रिलेटेड प्रश्न है, तो फ्रांसीसी शक्तियों का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो वो कोलबर्ट को माना जाता है, ठीक है, कोलबर्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कोलबर्ट जो फ्रांसीसी थे। और ये देखिए फ्रांस, यहाँ से एक चीज़, एक बात नोट करेंगे, देखिए सम्राट जो था लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां एक सम्राट था, उसने मंत्री, उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। ये जो कोलबर्ट है का मंत्री था कोलबर्ट। इसने 1664 में, ठीक है, 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जिसे
कहा गया था कैंप ने देश इंड से ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटलेस, तो ये कहा गया था। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता 1664 में कोलबर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी, तो किस साल हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो 1664 में हुई थी। ठीक है, 1664 में, ऑप्शन नंबर बी, कोलबर्ट के द्वारा की स्थापना होती थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो लुई 14वें के शासनकाल में इसकी स्थापना होती है 1664 में। ठीक है, कोलबर्ट के द्वारा। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रांसीसियों ने जो अपनी सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री यानी कि जो कारखाना था वो स्थापित किया था, वो सबसे पहले 1668 में तो इन्होंने स्थापित किया था। ये कहाँ? सूरत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सूरत में। और दूसरा व्यापारिक कंपनी जो इन्होंने शुरू की थी वो मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन 51 के बाद में 52। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो पहला कारखाना तो सूरत में स्थापित किया था, कब किया था? 1668 में। और दूसरा जो किया था वो कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरा कारखाना स्थापित किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे लिया था? तो इन्होंने पांडिचेरी जो लिया था वो किससे लिया था? तो बीजापुर का जो सुल्तान था, ठीक है, डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया था। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बीजापुर के सुल्तान से, डचों ने, फ्रांसीसियों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखें। निम्न यूरोपियन ने में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे बाद में कौन आए थे? मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सबसे अंत में कौन आए थे। तो सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ? ठीक है, अब कर्नाटक युद्ध हो गए, तो यहाँ पर 3 कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं ये, जो अंग्रेज़ों के साथ में फ्रांसीसी, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध जो होता है वो 1746 से 1748 तक, और इसके जो संधि होती है एक्स ला सापेल की संधि, एक्स ला सापेल की संधि होती है 1748 में, उसके द्वारा इसको ख़त्म कर दिया था। और इसमें फ्रांसीसी जो थे वो विजयी होते हैं, वो उनकी जीत होती है, और अंग्रेज इसमें हार जाते हैं। दूसरा युद्ध जो होता है वो 1749 से 1754 तक चलता है। और नेक्स्ट जो अगला जो युद्ध होता है, तीसरा युद्ध होता है 1756 से 63 तक होता है। ठीक है, तो ये तीनों युद्ध आप याद रखेंगे। चलिए पूछा जाता है तो इस प्रश्न का सही टिक कर लें। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध होते हैं। यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के रूप में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में युद्ध हो रहा था किसके लिए? एक उत्तराधिकार के लिए। तो वहाँ पर भी युद्ध हो रहा था, तो लेकिन यहाँ पर ये अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आपस में लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और तीसरा जो युद्ध होता है कर्नाटक का, तीसरा युद्ध होता है ना, थर्ड वॉर ऑफ कर्नाटक, इसमें एक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध।
वांडीवाश का युद्ध होता है, और ये होता है 1760 में। ठीक है, इतने ये भी याद रखें, कभी कभी मैचिंग के लिए पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना जो पराजित हो गई थी, हार गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? तो इन्होंने किसकी सहायता की थी? तो इन्होंने जो कर्नाटक का जो नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने सहायता की, किसकी सहायता की थी? वो चंदा साहेब की सहायता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, चंदा साहेब। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देखिए, पहला है, यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। ये कथन एकदम सही है। तो यहाँ पूछा है कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। ठीक है, और चंदा साहेब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दे दी गई। ऑप्शन नंबर 3 ये तो गलत है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि चंदा साहब को तो सहायता की थी। तो युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो ये यहाँ पर सही है, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद में क्या था, तो जो मद्रास था इनको वापस दे दिया गया था। तो 1, 2 एंड 4, ठीक है, वो 2 और 4 यहाँ पर ये सही है। नीचे ऑप्शन हमने दिए नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वंडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? तो वंडीवास का जो युद्ध होता है 1760 में होता है। और किस किस के बीच में होता है ये? तो ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है 1760 में। ठीक है, उसके बाद में 1764 में होता है, बक्सर का युद्ध होता है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? जो फ्रेंच थे, फ्रांस ने फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था, कौन सा युद्ध हुआ था वो? तो ये हुआ था वनडीवास का युद्ध हुआ था और 1760 में। ठीक है, 1760 में जो आंग्ल फ्रेंच जो थे, निर्णायक युद्ध हुआ था इनका, ये वनडीवास का युद्ध। ठीक है, चलो अब सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर एकदम सुमेल करना है और देखना है क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होंगे। तो चलिए मिला, और इधर ये जो इनकी फैक्ट्रीज दी गई हैं, कहाँ कहाँ पर किसकी फैक्ट्री थी। तो पांडिचेरी जो थी वो किसकी फैक्ट्री थी पांडिचेरी में? तो देखिए, पांडिचेरी में जो फैक्ट्री लगाई थी वो किसने लगाई थी? तो पांडिचेरी में जो फैक्ट्री थी ये थी किसकी? ये फ्रेंच की थी। तो ए का तो हम करेंगे 2। गोवा, गोवा जो थी, गोवा में किसकी थी? तो गोवा जो थी वो पुर्तगीज़ की थी, यानी पुर्तगालियों की। और टर्न के बार जो थी वो किसकी थी? ये थी डेनिसों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा डी की। और मद्रास जो थी वो डचों की थी। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का बनेगा यहाँ पर 1। तो इस तरह से इसको मैच कर लेंगे, सही आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए हैं। अब इसी तरह यह है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, द्वितीय युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो कर्नाटक जो ये है, कर्नाटक जो युद्ध है हम इसको देख लेते हैं पहले। कर्नाटक युद्ध, तो पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है वो एक्सला चापेल की संधि के साथ में बंद होता है। तो ए का 4। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, दूसरे कर्नाटक के युद्ध जो होता है उस पर वो कैसा होता है? तो इसमें तो देखें तो, लेकिन पेरिस की जो संधि है, पेरिस की संधि को देखते हैं हम। पेरिस की जो संधि होती है वो कौन से युद्ध के साथ होती है? तीसरा युद्ध होता है, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध होता है इसके साथ में होती है। और तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, ये वाला
दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है ये अनिर्णायक युद्ध होता है। वैसे इसमें पांडिचेरी की संधि होती है, लेकिन अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था इसमें बढ़ गया था। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में, और तो अनिर्णायक युद्ध होता है ये। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रिटिशों की हार होती है। ठीक है, तो टी का बनेगा 2। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो इस तरह से मैच कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। 1 2, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये पूछा गया कि कब कब, यानी कि इनका एक क्रम बताना है, सबसे पहले किसने किया था। तो PDEF से लगा लेंगे, तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, तो 4 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद में डच आए तो 2, और उसके बाद में अंग्रेज 1, और उसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी, यानी कि 3। तो 4 2 1 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 64 असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो असम में जो सबसे पहले जो चाय कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1839 में होती है। ठीक है, 1839 में चाय कंपनी की स्थापना होती है असम में। ठीक है, 64 के बाद में 65, चलिए 65 ही है और 64 ही है। 65 क्वेश्चन हमारा सेम है ये। इससे आगे के क्वेश्चन भी हम आगे लेके आएंगे। आगे जो भी आएगा इसमें पेशवा के साथ में जो पेशवा शक्ति जो होती है वो उनका उदय होता है, उनका विस्तार होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपना भी देखें कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्न सही किए हैं। अगली वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे।